नमस्कार, आप देख रहे हैं डिबेट लाइव। मैं हूं आपके साथ अनुराग दीक्षित। इस सवाल के साथ कि गठबंधन की सरकार कैसे चलाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और कल जिस तरीके से सहयोगियों को कैबिनेट में शामिल किया गया है उसके बाद अब तक एक तस्वीर तो साफ हो रही है कि मोदी सरेंडर नहीं करेंगे, गठबंधन धर्म निभाएंगे। क्या वाकई ऐसा होगा, और अगर ऐसा होगा तो इसके पीछे की वजह क्या है, और विपक्ष के जहन में क्या वाकई कोई सवाल खड़ा होता है? इसी पर बात आज डिबेट लाइव में हमारे साथ एक खास पैनल जुड़ रहा है। हमारे साथ प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी साहब जुड़ रहे हैं, मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। आप प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रामकृपाल सिंह जी जुड़ चुके हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। जोशी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। रामकृपाल सर, 53 में से 11 मंत्री बने हैं मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में। यूपीए के पहले चरण या यूपीए के दूसरे चरण को अगर देखें तो सहयोगी दलों के मंत्रियों की संख्या के मुकाबले काफी कम। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये मैसेज लाउड एंड क्लियर दे दिया है कि समझौता नहीं होगा, सरेंडर नहीं होगा, गठबंधन धर्म निभाया जाएगा? निश्चित रूप से। और देखिए, ऐसा है कि जो लोग ये सोच रहे हैं कि मोदी जी पहली बार ऐसा कुछ कर रहे हैं जहां वो अपने सहयोगियों को जो दूसरी पार्टियों के हैं उनके साथ सरकार चला रहे हैं, ऐसा नहीं है। जब मोदी जी ने कहा था कि सरकार चलाने भर को, बहुत पहले 14 और 19 में कहा था कि मेरे पास बहुमत तो मिल जाएगा, लेकिन सरकार चलाने के लिए मैं सबका सहयोग लूँगा। और आप देखिए कि एनडीए के साथियों को पहले भी वो लेकर के वो सरकार चला चुके हैं जी। तो ऐसा कोई नहीं है कि कोई, हाँ जरूर है, हर बार जैसे कि अगर बीजेपी के खुद भी मान लीजिए कि अपने बूते बहुमत होता तो भी एक मान के चलिए कि हर सरकार, नई चुनौतियां होती है, नई प्राथमिकताएं होती हैं, अलग अलग लोगों के अनुभव का पूरा फ़ायदा उठाया जाता है जी। और मुझे लगता है कि इस बार की जो सरकार बनी है, जो मंत्री हैं, उनमें मुझे लगता है कि देखिए, चाहे 3 तो भूतपूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं सर, 6 टोटल। देखिए, खट्टर जी हों, शिवराज सिंह चौहान हैं, कर्नाटक के कुमार स्वामी हैं जी। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ कि ये लोग हैं, प्लस नड्डा जी हैं, तो काफ़ी अनुभवी लोग हैं। ठीक है। और ये लोग पब्लिक डीलिंग अपनी लाइफ में करते रहे हैं और रिजल्ट देते रहे, ऐसा नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि देखिए, एक बात आप समझ लीजिए, चाहे सरकार हो या चाहे कारपोरेट हो, अगर लीडरशिप जो है वो उसका लक्ष्य बहुत साफ है और जो संदेश नीचे तक है अगर वो बहुत साफ है तो तय जान लीजिए काम करने में बाकी लोगों को, सहयोगियों को आसानी होती है और लक्ष्य पाना भी आसान खुश हो रहा था ये सोच कर कि देखिए साहब, अभी तो मंत्रिमंडल को लेकर सरफटअव्वल शुरू हो जाएगी, अभी से बवाल शुरू हो जाएगा, सरकार चल ही नहीं पाएगी, शपथ ग्रहण ही नहीं हो पाएगा। लेकिन ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी ने आपकी सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। 16 सांसदों के साथ जेडीयू भी 2 मंत्रियों पर मान गए हैं, 12 सांसदों के, माफ कीजिएगा टीडीपी, 12 सांसदों के साथ जेडीयू भी मान गया है। तो स्थितियां आपके पक्ष में बहुत ज्यादा जाती हुई नजर नहीं आती, और ये मोदी का अनुभव शायद इसके पीछे की बड़ी वजह है। प्रोफेसर जोशी, देखिए, 2014 की जो सरकार आई थी, 2019 की जो सरकार आई थी, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और वो मोदी जी की सरकार थी। अब की बार जो सरकार आई है वो एनडीए की सरकार आई है, और माननीय मोदी जी को जो अनुभव रहा है सरकार चलाने का, वो हमेशा भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार उन्होंने चलाने का काम करा, चाहे वो गुजरात में हो चाहे वो देश में हो। और अब की बार एकाएक ही भारतीय राजनीति के शेयर मार्केट में जब से ये सरकार आई है तो हम देख पा रहे हैं कि एकदम जो उछाल आया है वो एनडीए शब्द में आया है, और जो गिरावट आई है वो मोदी शब्द में आई है। और निश्चित तौर पर चुनौतियां तो हैं, चुनौतियां तो उनको सामना करनी पड़ रही है, ये तो पता ही है। निश्चित तौर पे हम लोग तो केवल एक मुख्य विपक्षी दल होने के कारण उत्तर प्रदेश के, और देश की तीसरे नंबर की पार्टी होने के कारण, केवल हमें जो मैंडेट दिया है मुख्य विपक्ष में बैठने का दिया है। लेकिन अरमानों पर तो पानी फिरता हुआ नजर आ रहा है ना। जिस सिर्फ फटव्वल की उम्मीद आप करके चल रहे थे, वैसा प्रोफेसर जोशी अभी तक नजर नहीं आ रहा है। जो सहयोगी दल हैं वो कह रहे हैं कि साहब 2 मंत्री बनाओ, 3 मंत्री बनाओ, 1 बनाओ, कोई फर्क नहीं पड़ रहा हम पर।
देखिए, अभी तो मैं इतना कहना चाहता हूं कि अभी सरकार का उदय भी ठीक से इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि पोर्टफोलियो भी नहीं मिले हैं। ठीक है। और हम इस तरह के लोग नहीं हैं, हम मुख्य विपक्षी दल हैं। हमें ये नहीं है इंडिया गठबंधन को कि ये सरकार चले ना चले, हमारी जिम्मेदारी है 140 करोड़ देश के युवाओं की, महिलाओं की, किसानों की। हम लोग मजबूती से सदन में सरकार को घेरने का काम करेंगे। ठीक है, वैलिड पॉइंट है आपका। देखेंगे कि आगे संसद चलेगी या सिर्फ हंगामा संसद में देखने को मिलेगा। लेकिन सिद्धार्थ यादव, हर किसी के जहन में यह सवाल होगा, बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। सिद्धार्थ यादव, हर किसी के जहन में यह सवाल होगा कि देखिए, अब तक जो भारतीय राजनीति में हमने देखा वो तो यही देखा कि जैसे ही कोई किंगमेकर की भूमिका में आता है, बार्गेनिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है। इस बार कैसे आपने साध लिया कि नीतीश कुमार भी 2 मंत्रियों के साथ मान गए, चंद्रबाबू नायडू भी 2 मंत्रियों के साथ मान गए, जो पहले कह रहे थे कि हमको तो लोकसभा अध्यक्ष भी चाहिए, हमको 6 मंत्री भी चाहिए। ये कैसे हुआ? देखिए, सबसे पहले तो अनुराग जी, मैं पूरे देश को बधाई देता हूं आपके चैनल के माध्यम से। आज देश के प्रधानमंत्री ने तीसरी बार 62 वर्षों के बाद किसी प्रधानमंत्री ने अपना पदभार ग्रहण किया। उन्होंने कल शपथ ली थी और आज पहली कलम से उन्होंने किसान सम्मान निधि का जो एक किस्त थी वो देश में जारी करी है, लगभग 20,000 करोड़ की, और देश के किसानों को 8 करोड़ किसानों के अकाउंट में सीधे पैसा पहुंचेगा। ये बताता है कि मोदी 3.0 कैसा होने जा रहा है। ये बताता है कि अगर किसी सरकार की प्राथमिकता जन कल्याण, गरीब कल्याण होगी तो उस सरकार में कोई सिर्फ फुटबॉल की बात ही नहीं आएगी। अब हमारा अलायंस इंडिया अलायंस की तरह तो था नहीं, जहां पे ना चाल चरित्र चेहरा कुछ भी नहीं मिलता हो, जहां पर कोई विचारधारा नहीं हो। एक पार्टी कहती है सनातन धर्म को खत्म करेंगे, दूसरी कहती है हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। जब ऐसे डाइवर्सिफाइड या एक दूसरे को कहा जाए कि अंतर्ध्वनि, एक अंतर विरोध से भरा हुआ गठबंधन होता है, तब ऐसी बातें होती हैं जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को लग रही थी या कांग्रेस पार्टी के जो नेता रोज बैठ के सोचते हैं। पर हमारी, अनुराग जी, हमारा गठबंधन एक प्री पोल अलायंस था जो जनता के बीच में गया, जिसने जनता के सामने विकल्प रखा कि 10 साल हमने काम किया, आप हमको एक मौका और दीजिए और हम देश को। लेकिन सिद्धार्थ, प्रोफेसर जोशी के जहन में एक सवाल और हो सकता है, और वो सवाल ये कि अगर ऑल इज वेल तो अब तक मंत्रालयों का बंटवारा क्यों नहीं हुआ है? क्यों नहीं लिस्ट अब तक सामने आई है? 24 घंटे लगभग हो चुके हैं। अनुराग जी, हर बार इतना डिले होता है। ये आप देखिए, जानते हैं। अब और किसी के मन में क्यों प्रश्न आता है, उसका क्या कारण हो सकता है, मैं उस पर नहीं कह सकता। पर मंत्रिमंडल की शपथ के बाद ये विशेष अधिकार है देश के प्रधानमंत्री का कि वो देश बैठ के तय करें कि कौन सा मंत्रालय किस मंत्री को संभालना है, और उसकी लिस्ट हमेशा ही लगभग 1 दिन 2 दिन बाद हमारे सामने आती है और जल्द आ जाएगी। ठीक है, मैं आऊंगा प्रोफेसर जोशी आपके पास। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार राहुल देव सर भी जुड़ चुके हैं। रामकृपाल सर, आपके पास भी आऊंगा। लेकिन राहुल सर, यूपीए 1 में हमने देखा सहयोगी दलों के 25 मंत्री बनाए गए थे। यूपीए 2 में हमने देखा सहयोगी दलों के 18 मंत्री बनाए गए थे। अब तीसरे कार्यकाल में मोदी जी के 11 मंत्री बने हैं। क्या आपको लगता है कि वाकई बीजेपी अपने सहयोगी दलों को ये मैसेज देने में कामयाब रही है कि हम समझौता नहीं करेंगे, हम कोई मजबूरी में सरकार को आगे नहीं चलाएंगे? क्योंकि कामयाब रही है कि नहीं या नहीं रही है, ये तो कुछ दिनों बाद पता चलेगा, जब मंत्रालयों का बंटवारा होगा, सबकी भूमिकाएं तय हो जाएंगी और उसके बाद जो प्रतिक्रियाएं आएंगी उसके बाद पता चलेगा। अभी तो शुरुआत में अब हमारे मित्र जो भी कह रहे हो, लेकिन अभी समस्याएं तो आनी शुरू हो गई हैं। कुछ सहयोगियों ने पद ग्रहण से इनकार कर दिया है सीधे सीधे, और खबरें चल रही हैं कि टीडीपी ने कौन सी शर्तें लगाई हैं, उनको स्पीकर का पद चाहिए, किसको कितने मंत्रालय चाहिए, कितने कैबिनेट मंत्री, कितने राज्य मंत्री चाहिए। ये सब खींचतान और सौदेबाजी चल रही है। और देखिए, जब भी मंत्रिमंडल गठन होता है, चाहे यूपीए का हो या एनडीए का हो, उसमें ये खींचतान और सौदेबाजी होती है। सौदेबाजी राजनीति का एक बहुत प्रचलित और सर्वमान्य तरीका है। ये अपने आप में कोई इसमें बुराई नहीं है, लेकिन जल्दबाजी की कोई जरूरत नहीं है। ये सब तय होगा और साथी सहयोगी संतुष्ट हैं या नहीं हैं, ये मंत्रिमंडलों के बंटवारे के बाद। राहुल सर, क्या वाकई आपको लगता है कि अभी तय होना बाकी है, या जब ये तय हुआ होगा कि टीडीपी के 2 मंत्री बनेंगे, 1 कैबिनेट 1 एमओएस, जेडीयू के 2 मंत्री बनेंगे, 1 कैबिनेट 1 एमओएस, तभी ये तय हो चुका होगा कि मंत्रालय भी कौन सा दिया जाएगा? लिस्ट भले ही अभी ना हो, आमतौर पर तय हो जाता है, लेकिन फिर भी कुछ चीजें हमेशा बाद में तय की जाती हैं, क्योंकि सबको पता है कि सौदेबाजी करनी होगी, नेगोशिएशंस होंगे, सबकी अपनी एक विश लिस्ट होती है, हर पार्टी की होती है, सबके मन में अपने मनचाहे मंत्रालय होते हैं, तो उस पर बातचीत होती है, वो सब नेपथ्य में चलती है, जो चल रही होगी इस समय। तो थोड़ा इंतजार हमको करना चाहिए।
बिल्कुल सर, हम भी इंतजार कर रहे हैं, लेकिन रामकृपाल सर आप कुछ कहना भी चाह रहे थे और यही सवाल मैं आपसे भी समझना चाहूंगा, क्या वाकई अभी भी कोई गुंजाइश बची है कि सहयोगी दलों के साथ बातचीत हो रही होगी, या सब कुछ पहले तय हो चुका है, कागज पर लिखा जा चुका है, उसके बाद ही कल हमने देखा नेताओं को मंत्री पद की शपथ लेते हुए? अनुराग जी, एक बात मैं आपको बता दूं, चाहे वो यूपीए हो या एनडीए हो, यहाँ इन चीज़ों में डेवलपमेंट नहीं होते हैं, डिसीजंस होते हैं, और वो जब डिसीजंस हो जाएंगे तो हम सबको आपको पता चल जाएगा। मैं केवल एक बात कह रहा हूँ, हर बार कुछ न कुछ जो भी सत्ता आती है नई चुनौतियाँ होती हैं। अभी हमारे जोशी जी मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, वो आज की सरकार में जो संभावित खतरे हैं उसको देख रहे हैं। मैं एक बात आपसे कह रहा हूं कि एनडीए तो तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है। इसका मतलब है कि विपक्ष जो है वो अगले 15, अब तक 10 वर्ष हो गए, अगला 5 वर्ष। आप ये बताइए कि वो 15 साल सत्ता में कैसे रहेंगे। इससे ज़्यादा तकलीफ की बात यह है विपक्ष के लिए कि वो 15 साल वनवास कैसे काटेगा। अगर विपक्ष के लोग सत्ता पक्ष की चिंता को छोड़ करके अपनी दुर्गति को अगर ध्यान देते कि ऐसा क्या हो गया कि 10 साल से हम वनवास में हैं और अगला 5 साल भी लगता है वनवास में कटेगा, तो कम से कम 2029 और 34 के लिए अभी से वो संभावनाएं, हमें लगता है उन्होंने तैयारी कर ली है। प्रोफेसर जोशी आपको जवाब देना चाह रहे हैं। रामकृपाल सर आपकी बात से सहमत नहीं है प्रोफेसर जोशी, वो जवाब देना चाह रहे हैं। प्रोफेसर जोशी, पहले तो विनम्र अनुरोध राहुल सर से कि अब यूपीए नाम की कोई चीज़ नहीं है, इंडिया हो गया। आपका सम्मान बहुत करता हूँ, इसलिए माफ़ी के साथ आपको बताना चाहता हूँ आपने यूपीए शब्द का इस्तेमाल किया। और मैं अपने अब साथी को जवाब देना चाहता हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपने कहा कि हम लोग निराशा के दौर से हमारा वो कम रहा करके आंकड़ा और हम लोग अपने बारे में सोचे, तो मैं आपसे विनम्रता से कहना चाहता हूँ 30 करोड़ उत्तर प्रदेश वासियों ने 2019 में हमारी 5 सीटें थी, आज हमारी 37 सीटें कर दी। और अगर ये चिंतन का दौर हमारे लिए है तो हम तो और चिंतन करेंगे, क्योंकि हम एक मिनट में कंप्लीट जी बोलिए। क्योंकि हमारी जिम्मेदारी है 2027 में उत्तर प्रदेश के प्रमुख विपक्षी दल होने के कारण भारतीय जनता पार्टी का सूर्यास्त करना, और उस दिशा में हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी लग गए। और एक सूत्र मैं बताना चाहता हूं, जिस हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने जो सूत्र दिया था, उसी सूत्र पर समाजवादी पार्टी आगे बढ़ने का काम कर रही है। पीडीए, पिछड़ा, दलित प्लस अल्पसंख्यक समाज जो लेकर हम लोग उसके साथ साथ जुड़ गया हमारे साथ उत्तर प्रदेश का युवा किसान और वाजिब बात कह रहे हैं सपा के प्रवक्ता सिद्धार्थ, जवाब दीजिए। जोशी जी, आपको बधाई है, आपने अच्छा प्रदर्शन वहां पर करा और आपकी सीटें बढ़ी, बहुत अच्छी बात है। और हमें आत्ममंथन करने की आपकी सलाह है, आप नहीं भी देते तो भी हम आत्ममंथन करते। नहीं, मैं आपको नहीं कहा सर, हम नहीं, मैं फिर भी बताता हूं। हम जब 72 से 62 पे गए थे तब भी हमने आत्ममंथन किया था। हम देश में बढ़ते हैं या घटते हैं। पिछली बार भी 2019 में 303 की प्रचंड बहुमत के बाद भारतीय जनता पार्टी ने एक सप्ताह बाद अपनी बैठकों का प्रारंभ कर दिया था। जिन सीटों पे हमारी कम संख्या रह गई थी, हम हार गए थे या कम मार्जिन था, इसलिए वो बात नहीं है। पर बात यह, चुनाव देश का था, चुनाव एक प्रांत का नहीं था या चुनाव समाजवादी पार्टी का नहीं था, चुनाव था देश का। देश के कोने कोने पर अगर हर प्रांत में किसी एक पार्टी को वोट शेयर मिला, अगर हर जिले से, हर तहसील से किसी एक पार्टी को वोट गिरा और किसी एक नेता की लोकप्रियता थी और देश की जनता ने, पूरे देश ने मिलकर के अगर तीसरी बार किसी को मौका और मैंडेट दिया, तो वो भारतीय जनता पार्टी और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है। उसके लिए हम चुनाव लड़ रहे थे। अब समाजवादी पार्टी पहले 5 पे थी, अब 37 पे आ गई, तो बहुत अच्छा काम किया। पर सरकार बनाने के लिए 280 चाहिए था, तो हो सकता है आपको 60 का प्रदर्शन करना चाहिए था। अब आप अगर उससे कम रहे तो मैं आपको बधाई तो दे सकता हूं, पर जो जनता का मैंडेट है मैं उसको अपमानित नहीं कर सकता। जोशी जी, ठीक है। प्रोफेसर जोशी, बहुत संक्षेप, प्रोफेसर जोशी 30 सेकंड, और देश में विकास की धारा। सिद्धार्थ प्लीज। प्रोफेसर जोशी, देखिए हमारे 37 जो सीट आई हैं उसके बाद हमारा काम शुरू हो चुका है। हम लोग 2027 के लिए संकल्पित हैं कि भारतीय जनता पार्टी का सूर्यास्त करने की जिम्मेदारी समाजवादी पार्टी के नेता माननीय अखिलेश यादव। लेकिन प्रोफेसर जोशी, उसके लिए तो अभी 5 साल और इंतजार करना पड़ेगा ना। जो बात रामकृपाल सर ने कही कि 10 साल से आप विपक्ष में हैं, अगले 5 साल के बाद आप सूर्यास्त के बारे में सोचेंगे, मतलब 15 साल विपक्ष में रहना
और तब तक अपने 37 सांसदों को सुरक्षित बचाए रखना, ये सबसे बड़ी चुनौती आपके लिए होनी चाहिए, मंथन का विषय होना चाहिए। लेकिन राहुल सर, ये जो टीडीपी का मानना एक झटके में, जेडीयू का मानना एक झटके में, जयंत चौधरी का तुरंत मान जाना, अनुप्रिया पटेल का मानना, हालांकि उनके पास तो विकल्प भी नहीं था, क्या आपको लगता है कि टीडीपी और जेडीयू के सामने विकल्प नहीं था कोई दूसरा, इसी के चलते बेहतर यही लगा कि जो कुछ ऑफर आ रहा है उसको मान लिया जाए? मतलब इंडिया गठबंधन में जाते तब भी बहुमत के नंबर के लिए संघर्ष करना पड़ता, बेहतर था कि यहीं रहे? निश्चित रूप से विकल्प तो हमेशा होते हैं, लेकिन कौन सा बेहतर विकल्प है आदमी उसको चुनता है। नीतीश कुमार के सामने दोनों विकल्प थे, जहां वो थे उसी में रहते, और वहां पे तो वो संयोजक बनने की इच्छा थी उनकी, वो तो अध्यक्ष बनना चाहते थे उस इंडिया गठबंधन का, उनके मन में तो प्रधानमंत्री बनने का भी था। विकल्प को तो वो था ना, विकल्प उनके सामने, और उसमें वो थे ही, लेकिन उनको इसमें ये बेहतर विकल्प लगा, इसलिए वो इसमें आ गए। यही टीडीपी के लिए, चंद्रबाबू नायडू के लिए भी। तो अरे राजनीति में आदमी अपने लाभ के लिए होता है, तो जिसको बेहतर विकल्प दिखता है, इन दोनों को दिखा, इसमें वो आ गए। तो उसमें भी देखिए, मैंने बार बार कह रहा हूँ, निगोशिएशन, हिंदी में कहते हैं हम सौदेबाजी, तो वो थोड़ा खराब लगता है, अंग्रेजी में निगोशिएशन कहते हैं तो ठीक लगता है। ये सौदेबाजी है, ये राजनीति का स्वाभाविक दैनिक नियम है, नियमित, ठीक बात होता है, और इसमें कोई दिक्कत भी नहीं है। लेकिन रामकृपाल सर, जो बात राहुल सर कह रहे हैं उसी का एक्सटेंशन, क्या वाकई आपको लगता है कि टीडीपी या जेडीयू अभी भी बार्गेनिंग क्षमता में है, कुछ नेगोशिएशन कर पाएगी? और क्या बीजेपी गिरधर गमांग की वोटिंग के बाद, जीएमसी बालियोगी के अपने अनुभव के बाद, ये चाहेगी कि लोकसभा अध्यक्ष का पद बीजेपी अपने पास ना रखे, टीडीपी को दे दे या जेडीयू को दे दे? क्या इसकी संभावना नजर आती है आपको? देखिए, आपने भी विकल्प शब्द की बात की थी और राहुल जी ने बहुत अच्छे ढंग से रखा है विकल्प की बात। देखिए, राजनीति में कोई ये जो बातें होती हैं ना कि बड़ा भारी त्याग और फलाना, तो त्याग तो बिना, आप सत्ता के बाहर रह करके भी जनता की सेवा कर सकते हैं। बिल्कुल। मेरा केवल ये कहना है कि देखिए, आज की तारीख में विकल्प क्या था। आप ये बताइए, इनकी जो इंडिया अलायंस की जो सबसे बड़ी पार्टी है कांग्रेस, वो 1991 के बाद से कभी भी 200 संख्या नहीं प्राप्त कर सकी। केवल 2009 अपवाद है जब 206 मिली थी इनको। तो आप ये सोचिए, और बीजेपी उत्तर प्रदेश में इतना खराब प्रदर्शन करने के बावजूद आज वो 240 सीट अकेले हैं, जो कांग्रेस पिछले 32 साल में नहीं पाई है। तो आप ये बताइए, दूसरी बात, मैं तो समझ रहा था बात आज देश की हो रही है, लेकिन जिस तरह से हमारे मित्र जोशी जी, सीटें नहीं मिली थी 2009 से। नहीं, एक मिनट जी 1989 में 197 सीटें थी, केवल 91 कह रहा हूँ, 91 में मिली थी। 92 जी बिल्कुल, कंप्लीट कीजिए सर। नहीं, मैं केवल एक बात कह रहा हूँ, 94 में कांग्रेस को 400 मिली, उसके बाद से एक बार 232 मिली थी इनको, लेकिन 1992 के बाद से 200 का अंक नहीं पार कर पाए, केवल 2009 को छोड़ करके, वो भी 206 मिली थी। तो मैं केवल ये कह रहा हूँ, हम जो आज बात कर रहे हैं वो राष्ट्रीय बात कर रहे हैं। अब जैसे जोशी जी यूपी का लेके आ गए, जोशी जी को यह याद नहीं है शायद, नरसिम्हा राव से लेके मनमोहन सिंह तक उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के भरोसे नहीं सरकार चली है, वो साउथ इंडिया के भरोसे चली थी। 2004 में अगर कांग्रेस की सरकार बनी तो बंगाल, आंध्रा के बूते, हालांकि सर 2009 में कांग्रेस के सांसदों की संख्या बढ़ी थी यूपी में। रामकृपाल सर, 2009 में भूल जाए, उत्तर प्रदेश कांग्रेस के सांसदों की संख्या बढ़ी थी उत्तर प्रदेश में 4 के मुकाबले। अरे आप मेरी बात सुनिए, हाँ, कितनी हुई थी, हाँ, ये तो याद कीजिए। सही बात, उससे ज्यादा आज बीजेपी है। बिल्कुल, ये 20 या 21 थे, बिल्कुल, उससे ज्यादा बीजेपी आज है। तो मेरा यही कहना है कि उत्तर प्रदेश राजीव गांधी के जाने के 92 के बाद से उत्तर प्रदेश के बिना केंद्र की सरकारें चलती रही हैं। ठीक है, आप कभी कभी देख लीजिए, राहुल जी बता देंगे। चलिए मैं अब आगे बढ़ता हूँ। तो मेरा ये कहना है, दूसरी बात, जी सर, रामकृपाल सर माफ कीजिएगा, वक्त थोड़ा कम है। नहीं, बस एक सेंटेंस और,
जी जी बोलिए सर, केवल बोलिए। एक सेंटेंस, अगर 240 वाली पार्टी विकल्प नहीं दे सकती तो 99 वाली पार्टी विकल्प दे सकती है क्या? ठीक बात है। ये सवाल सबके जिम्मे रहेगा, सारे बिल्कुल। एमपीज को। और यही सवाल कोई चंद्रबाबू MP नायडू के इलेक्शन जहन नहीं में भी चाहता रहा होगा, यही मध्यावधि। सवाल नीतीश कुमार इसलिए के जहन में भी मजबूरी रहा में वो होगा। लेकिन 240 सिद्धार्थ, के साथ रहेंगे। चूंकि जब हम चर्चा कर रहे हैं तो मंत्रालयों का बिल्कुल, बंटवारा नहीं हुआ है, बिल्कुल, बिल्कुल, ये सवाल लोगों के जहन में जरूर उठेगा। अगर सीसीएस कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी में आपके किसी सहयोगी दल की एंट्री होती है तो ये सवाल उठ सकता है कि कहीं कोई कंप्रोमाइज किया गया है, क्योंकि हर पॉलिटिकल पार्टी ये चाहती है कि सीसीएस के पद मंत्रालय अपने पास रखे जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो ये सवाल वैलिड होगा विपक्ष का। अनुराग जी, आप तो स्वयं डेटा के बड़े पक्के आदमी हैं और मैं भी वर्तमान में जीना में विश्वास रखता हूं। कुछ दिन पहले तक यही बात कही जा रही थी कि इतने मंत्रालय दिए जाएंगे, ऐसा दिया जाएगा, सब कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। कल वो अटकलें बंद हो गई। अब ये बात सीसीएस के लिए कही जाएगी जब तक पोर्टफोलियोज नहीं आ जाते। मैं मानता हूं ये सरकार, ये मजबूरी की नहीं, ये मजबूती की सरकार है। और जो सरकार मजबूती की होती है उसमें इस प्रकार के विषय नहीं होते। जिस सरकार का अपना विजन क्लियर है वहां ये सब नहीं चर्चा की जाती। सरकार का एक एक घटक दल, सरकार का एक एक सांसद, हमारी पार्टी का एक एक व्यक्ति वो प्रतिबद्ध है देश की एक एक जनता के लिए काम करने के लिए और भारत को थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बना करके 2047 में विकसित भारत बनाने के लिए। कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, कहीं कोई बात नहीं होगी। इसलिए कॉम्प्रोमाइज तो मंत्रिमंडल में क्या होगा जब देश की किसी नीति के साथ नहीं हो सकता। और ये विपक्षी चाहे जितना बना ले, ये अपने हो सकता है कि ख्वाबों में ख्याली पुलाव बनाने के लिए बहुत बड़ी बड़ी गाथाएं गाएंगे, पर 5 साल ये ऐसे ही गाते मैं आपको दिखा दूंगा और 5 साल में भारत की प्रोफेसर जोशी, ख्याली पुलाव पका रहे हैं क्या आप? जो पूरा विश्व देखेगा। देखिए, मैंने मजबूत सरकार का कल ही से एक उदाहरण देखा है और कल उदाहरण मैंने देखा, एक ने मंत्री पद की शपथ ली है और आज फिल्मों के लिए मंत्री पद का छोड़ दिया। ये सरकार की भ्रामक खबरें आ रही है, उसको रहने देते हैं। कुछ भ्रामक खबरें चल रहा है टीवी में, खबरें भ्रामक है। किसी ने नहीं छोड़ा। भ्रामक मैं आपको बता देता हूं जोशी जी, किसी ने नहीं छोड़ा। केरल के हमें जानकारी रखनी चाहिए। भ्रामक खबरें, आगे बढ़िए आप, उसको रहने दीजिए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज जिम्मेदारी विपक्ष की क्या है। विपक्ष की केवल एक जिम्मेदारी है, जिस बातों को लेकर हम लोग चले थे, पीडीए को लेकर जो चले थे, उसके लिए लड़ना है। मातृशक्ति के लिए लड़ना है, युवाओं के लिए लड़ना है, किसानों के लिए लड़ना है। ये हमारी जिम्मेदारी है। सरकार अपने कर्मों का हिसाब स्वयं देगी, ये तय है। ठीक है। राहुल सर, कैबिनेट में सिर्फ 5 सहयोगी, इंडिपेंडेंट चार्ज में सिर्फ 2 सहयोगी, एमओएस में सिर्फ 4 सहयोगी। सहयोगी दलों को बीजेपी ने एक मैसेज तो क्लियर दे दिया है ना सर? हाँ, ये तो दिया है कि प्रधानता हमारी ही होगी और मोटी मोटी बड़ी बातें हम ही तय करेंगे और बड़ी चीज़ें हमारे हाथ में रहेंगी। क्योंकि हम जानते हैं, हम नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व को भी जानते हैं और वही उनका ही व्यक्तित्व ही अब भारतीय जनता पार्टी का व्यक्तित्व भी बन गया। तो उसमें एक बहुत साफ रहती है कि उनको हम सर्वशक्तिमान हैं और जरा सी कमज़ोर नहीं हुए हैं बावजूद इसके कि इतनी सीटें कम हो गई। तो वो संदेश देना बहुत ज़रूरी है जी। और इसको आप राजनीतिक दृष्टि से, रणनीतिक दृष्टि से देखें। शुरू में ही यह संदेश अगर दे दिया आपके सहयोगियों को तो फिर आगे संभावना इसकी कम है कि वो कुछ ज़्यादा मीन मेक करेंगे, कुछ ज़्यादा इधर उधर वो करेंगे या ज्यादा सर उठाएंगे या मांगे करेंगे। इसलिए उनको शुरू में ही बता दिया गया है कि इतना ही मिलेगा, इससे ज्यादा की उम्मीद आप ना रखें। ठीक बात है। लेकिन हम जानते हैं कि एक चीज मैं कहना चाहता हूँ कि कोई भी पहला मंत्रालय अंतिम मंत्रालय नहीं होता। रिशफल होते हैं, समीक्षा होती है, मंत्रिमंडल का विस्तार भी होता है और अभी इस मंत्रिमंडल में भी विस्तार की गुंजाइश है। 81 मंत्री बन सकते हैं, वो अधिकतम सीमा है इस सरकार की। तो अभी वो गुंजाइश बाकी है। सिद्धार्थ, माफ कीजिएगा, वक्त पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मेरे पास वक्त नहीं है क्योंकि इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है जो दर्शकों को बताना बेहद जरूरी है। मोदी 3.0 कैबिनेट की जो पहली बैठक है वो शुरू हो चुकी है प्रधानमंत्री आवास पर। इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं, कैबिनेट की पहली बैठक शुरू हो चुकी है। इस बैठक में राजनाथ सिंह, अमित शाह, जेपी नड्डा मौजूद हैं। तो अब से कुछ ही देर के बाद ये साफ हो जाएगा कि पहली कैबिनेट की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के तीसरे कार्यकाल में क्या कुछ बड़ा फैसला लिया जाता है। 2014 में जब पहली कैबिनेट की बैठक हुई थी तब काले धन पर एसआईटी के गठन का बड़ा फैसला लिया गया था। 2019 में किसानों को राहत देने के लिए जो आर्थिक मदद है उसका ऐलान किया गया था। अब 24 में क्या ऐलान, इसका इंतजार कुछ देर के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी दर्शक